द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, जो 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें पूरी दुनिया तीन भागों में बट गई थी। मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स, धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स एंड न्यूट्रल नेशंस तटस्थ देश, मतलब जो किसी के साथ नहीं थी, जो इस युद्ध के पक्ष में नहीं थी, जो नहीं चाहती थी कि युद्ध हो। लेकिन बाकी के जो दो ग्रुप थे वो आपस में लड़ना चाह रहे थे, झुट्टम झुट्टा करना चाह रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और जो मित्र राष्ट्र थे ये वो देश थे जिन्होंने जर्मनी, इटली और जापान का जो विस्तारवादी नीति था, फासीवादी रवैया जो था, वो उसका विरोध किया था। तो मित्र राष्ट्र जो था, अलाइड पावर्स, उनके ग्रुप में, उनके समूह में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स के ग्रुप में ब्रिटेन था, फ्रांस था, वो 1940 में जर्मनी द्वारा जो आंशिक रूप से अधिकृत कर लिया गया था, उसके बाद फ्रांस भी आ गया, उसके बाद सोवियत संघ आ गया, सोवियत संघ था इसमें, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसके बाद चाइना भी आ गया, उसके बाद इस ग्रुप में कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, ग्रीस, यूगोस्लाविया, ये सारे देश जो थे वो मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स में थे। और जो एक्सिस पावर था, जो विपक्ष था, जो देश विस्तारवाद, तानाशाही और सैन्यवाद के समर्थन में था, जैसे जर्मनी, एडोल्फ हिटलर, हिटलर का नाम तो सब सुने होंगे, जो हिटलर के नेतृत्व में जो जर्मनी थी वो लड़ रही थी। उसके बाद जो एक्सिस पावर थी उसमें कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, और इसके साथ इसके कुछ सहयोगी देश भी थे, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है। तो ये सारे देश थे और भी। उसके बाद जो न्यूट्रल नेशंस थे, जो तटस्थ देश थे, जिन देशों ने युद्ध में भाग नहीं लिया, उसमें कौन कौन थे? स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, स्पेन। इन्होंने, हालांकि ये स्पेन जो थी वो फासीवादी रुझान रखती थी, पर युद्ध में इसने भाग नहीं लिया था। उसके बाद पुर्तगाल, आयरलैंड, उसके बाद टर्की। अंतिम समय तक टर्की जो था वो तटस्थ रहा, मतलब वो किसी के साथ नहीं गया, लेकिन 1945 में औपचारिक रूप से मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था ये। उसके बाद अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सब। ईरान जो था शुरू में तटस्थ था, लेकिन बाद में मित्र राष्ट्रों के दबाव में वो शामिल हो गया युद्ध में। इसमें अपने भारत की क्या स्थिति थी? उस समय हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होने की वजह से हमारे देश के करीब 20 लाख सेना, 20 लाख सिपाही जो थे वो इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से, वो लोग भी लड़ने के लिए गए थे, उन्हें भी युद्ध में झोंक दिया गया था। इसका विरोध यहाँ की जनता ने भी किया, यहाँ की नेताओं ने भी किया। इनके सहमति के बिना ही यहाँ के करीब 20 लाख सेनाओं को युद्ध में झोंक दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस ब्रिटिश ये जो ब्रिटिश ने जो ये रुख अपनाया था, ये जो रवैया अपनाया था, इसका घोर विरोध किया और जर्मनी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आप लोग पढ़िएगा आज़ाद हिंद फौज कैसे बनी थी। बहुत घूमे थे इन्होंने, बहुत मेहनत की थी, बहुत पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, उसके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। इसी युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी विश्व युद्ध के दौरान भारत में भीषण अकाल पड़ा था, बंगाल का अकाल 1943 ईस्वी में ही, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और ये युद्ध जो था वो चला था 1945 ईस्वी तक। ये बंद कैसे हुआ? ये युद्ध 1939 से 45 तक चला था, तो बंद कैसे हुआ? अमेरिका ने क्या किया? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए, युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए और अपनी परमाणु शक्ति दिखाने के लिए, सोवियत संघ को, इसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था और लाखों लोग मारे गए थे।
उसके बाद इस द्वितीय विश्व युद्ध का इतना भयंकर अंत होता है। तो ये जो बम गिरा था, परमाणु बम, कहाँ गिरा था? हिरोशिमा पर। तो यही चैप्टर जो है आपका हिरोशिमा, जिस पर परमाणु, नागासाकी पर भी परमाणु बम गिरा था, तो उसी को लेकर के बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, बहुत सारे कवियों ने भी लिखा है। तो उसी में से हमारे देश के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने भी एक कविता लिखी है जिसका नाम है हिरोशिमा, और ये चैप्टर जो है बहुत सारे कवियों ने लिखा है। तो इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है हिरोशिमा, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के काव्य खंड में, ये गोधूली पार्ट 2 किताब है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, उसमें ये चैप्टर हिरोशिमा दिया गया है। आज हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ देखेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ये कविता हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बारे में है, उसकी विभीषिका का वर्णन, वहाँ पर जो घटनाएं घटी, जो अत्याचार हुआ, जो डरावना मंजर था, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन आज ये कविता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको सुनना, सबको पढ़ना और सबको समझना, बच्चों को भी, क्योंकि ये आने वाला भविष्य हैं, और सबको, बुजुर्गों को भी ये कविता पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और यही कविता नहीं, हिरोशिमा या नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद जो विभीषिका हुई, उसके बारे में सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। क्योंकि आज तो बहुत सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इन सब के पास परमाणु शस्त्र हैं, परमाणु हथियार हैं। और दुनिया में अक्सर तनाव चलते रहते हैं। रूस यूक्रेन का देख लीजिए, इजराइल ईरान का देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान का भी कभी कभी हो जाता है तनाव, झगड़ा। उसके बाद वो अभी हुआ था, हाल ही में अटैक हो गया था दोनों देशों के बीच में। तो ये जो दुनिया में देशों के बीच में जो ये चलता रहता है, जो तनाव चलता रहता है, जो लड़ाई चलती रहती है, उसमें परमाणु हथियार के उपयोग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन युद्ध, जैविक हथियार, ये सब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आज के डेट में ये जो युद्ध करने का इस तरीके का हथियार है, आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके का हथियार इस दुनिया में विराजमान है कि पलक, ऐसे आप आँख का पलक झपकेंगे, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इतने खतरनाक हथियार उपलब्ध हैं इस दुनिया में। समझिए ना कि आप घड़ी का सुई जो ऐसे टिक, मतलब 1 सेकंड में टिक जाता है ना, टिक टिक नहीं, 2 बार टिक टिक नहीं होगा, एक ही बार टिक होगा और ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इतने खतरनाक हथियार इंसानों ने बना लिए हैं, समझ रहे हैं आप। तो आज के डेट में जो हथियार का प्रयोग तो कर दिया जाता है, किसी भी इंसान के द्वारा ही किया जाता होगा, उसके अंदर भी चेतना होगी, उसके अंदर भी आत्मा होगी, उसके अंदर में भी इंसानियत होगी। तो हथियार का प्रयोग तो कर दिया जाता है आवेग में आकर के। आप ही जब झगड़ा करते हैं किसी से, तो आवेग में आकर के आप किसी को थप्पड़ जड़ देते हैं, लेकिन थप्पड़ जड़ने के बाद मन में बाद में पछतावा होता है, ओह बेकार उसको मार दिया, ओह उसका मन कितना उतर गया, कितना दुख दर्द हुआ होगा उसको, इस प्रकार की तकलीफ होती है मन में। तो आवेग में आकर के तो हथियारों का उपयोग कर दिया जाता है, लेकिन बाद में जो फिर वो पीड़ा होती है, जो तकलीफ होता है और जो पछतावा होता है कि फिर हम इंसान किस बात के, जब हम जानवर जैसा व्यवहार करेंगे, लोगों को मारेंगे, तो फिर हम इंसान किस बात के। और आज के डेट में उस समय से आज़ादी, वो सोच लीजिए 1939-45 की बात है, आज 2025 चल रहा है, दुनिया किस लेवल पर आगे बढ़ चुकी है। इस युग में हथियार, जो खतरनाक हथियार होते हैं, वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, किस प्रकार से लोगों का विनाश कर सकते हैं, किस प्रकार से सभ्यता का विनाश कर सकते हैं। आज तक जो सभ्यताएं खत्म हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, लोग कहते हैं बाढ़ आने से ख़त्म हो गई, भूकंप आने से ख़त्म हो गई, या फिर अकाल पड़ने से ख़त्म हो गई। वो सारी सभ्यताएं जो पुरानी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यता प्राकृतिक वजहों से ख़त्म हुई हैं। लेकिन इंसान की जो आधुनिक, जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न दुनिया है, इसकी जो सभ्यता ख़त्म होगी वो मानवीय वजह से ख़त्म होगी। यहाँ इस युग के जो लोग मारे जाएंगे, जो ख़त्म होंगे, वो बाढ़ से ख़त्म नहीं होंगे,
वो भूकंप से ख़त्म नहीं होंगे। ये लोग इंसानों के द्वारा बनाए गए हथियार से, इंसान खुद, पहली बार ऐसा होगा जिस रफ्तार से दुनिया में हथियार बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से लोगों के अंदर में लोभ और पैसा कमाने का और राज करने का, अपने साम्राज्य विस्तार करने का जिस प्रकार से प्रवृत्ति बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा पहली बार होगा इस धरती के इतिहास में कि इंसान अपने से खुद ही अपनी सभ्यता का विनाश कर लेगा। ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए हथियार से ही अपना विनाश कर लेगा। तो इंसान का विनाश किस बड़े स्तर पर हो सकता है, कितनी घातक हो सकती है, कितना घटिया मंजर हो सकता है, कितनी दुर्दांत विभीषिका हो सकती है, जो आप देखेंगे, जो सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी, रोए खड़े हो जाएंगे, और देखने की तो बात ही छोड़िए, देख तो सकते ही नहीं है। तो उस हथियार का उपयोग न किया जाए, झगड़ा न किया जाए, मारपीट न की जाए, ठीक है, गोलीबारी, किसी भी हथियार का, परमाणु हथियार तो छोड़ ही दो, सपने में ही छोड़ दो, पूरे दुनिया के परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाए। बाकी का छोटा मोटा हथियार, मैं तो बोलता हूँ चक्कू भाला छुरी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सारे हथियारों को मिट्टी में डाल दो, फेंक दो, जला दो, नष्ट कर दो। ठीक है, तो हथियार किस प्रकार से विभीषिका उत्पन्न कर सकते हैं, उसी के बारे में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये कविता आपके सामने में एक बहुत ही भयंकर प्रतिबिंब प्रस्तुत करेगी, एक चित्र प्रस्तुत करेगी, और आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसेया, कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था, किंतु इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में था। अज्ञेय ये करतारपुर पंजाब में रहते थे। अज्ञेय की माता वयंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता जो पुरानी चीज़ों का खोज करते हैं, जो पुराने चीज़ों का अवशेष जो खोद करके निकाला जाता है, उस पर जो शोध करते हैं, वो थे। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से की। इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, BA SSC 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज लाहौर से, और MA अंग्रेजी लाहौर से ही किया। उस समय तो सब एक ही था, इसलिए यहाँ पर आपको लाहौर दिख रहा है। अज्ञेय बहुभाषाविद थे। मतलब बहुत सारे भाषाओं के विद्वान थे, बहुत सारी भाषाएं इनको आती थी। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे, कविताएं लिखते थे, कथाकार कथाएं लिखते थे, विचारक अपने मन से विचार प्रस्तुत करते थे, एवं पत्रकारिता भी करते थे, जर्नलिस्ट भी थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ, इनकी जो प्रमुख किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं। जो काव्य संग्रह है, जो कविताओं वाली किताबें हैं, वो है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा अहेरी, आंगन के द्वार पार, कितनी नावों में कितनी बार, और सदा नीरा। ये जो सदा नीरा जो किताब है, ये कहानी काव्य संग्रह है। इसी सदा नीरा किताब से आपकी जो ये कविता है हिरोशिमा, ये ली गई है। कहानी संग्रह, इनकी जो कहानियों का संग्रह है, इस किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो वो किताबों का नाम है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ। ये सारी कहानियों की संग्रह है। आप ले सकते हैं कोई भी किताब, इच्छा हो आपका तो। और मैं देखूंगा, अब मेरे चैनल पर दे दिया है वो प्रोडक्ट टैग करने वाला, ठीक है। तो अगर ये किताब समय से कोई किताब मुझे मिलेगा, अगर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो वो प्रोडक्ट में टैग कर दूंगा। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, पढ़ने का इच्छा हो तो, ठीक है। पार्ट टाइम में जब आप रील चलाएंगे, तो रील चलाने से बढ़िया किताबें पढ़िए, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और ज़्यादा ज्ञान जब मिलेगा, तब लेट से वायरल होइएगा, रील ही बनाइएगा, तो ऐसी रील बनाइएगा, ऐसा कंटेंट रहेगा आपका,
क्योंकि जितना ज़्यादा ज्ञान रहेगा उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर। आजकल में देखते हैं लोगों के अंदर, लोग पढ़ने लिखने नॉलेज अपने अंदर में लेने की कोशिश नहीं करते, बस सब जो है वो एक्सप्रेस करने लगते हैं खुद को। अरे भाई, जब अंदर में कुछ रहेगा तब ना खुद को एक्सप्रेस करोगे, व्यक्त करोगे। अंदर में कुछ खाली है तो क्या व्यक्त करोगे, क्या एक्सप्रेस करोगे? ठीक है। कहानी संग्रह, विपथगा, जयदोल। हाँ, उपन्यास। उपन्यास जो है वो बड़ी बड़ी कहानियाँ होती, एक ही कहानी, बहुत बड़ी कहानी होती है। बहुत मोटी किताब में सिर्फ एक ही कहानी हो जाती है, बहुत मोटी किताब, तो उसी को उपन्यास कहा जाता है। और कहानी मतलब एक छोटी छोटी कहानियाँ, इसमें बहुत सारी कहानियाँ। उपन्यास मतलब एक ही कहानी, पूरी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब में एक ही कहानी। सोचिए कितनी बड़ी कहानी होगी वो। तो उपन्यास जो इन्होंने लिखा है, शेखर एक जीवनी, ये एक ही किताब है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और यात्राशाही, ये किताबें हो गई यात्राशाही थी। इन्होंने जो यात्राएं की उसके बारे में जो यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद, ये किताब है। एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों यात्रा साहित्य है, यात्रा के बारे में किताबें हैं। निबंध जो इन्होंने लिखे हैं ऐसे, वो त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती। और इन्होंने जो नाटक लिखी है वो उत्तर प्रियदर्शी, ये लिखी हैं, और भी लिखे होंगे, इस किताब में नहीं दिया होगा। संपादित ग्रंथ, इन्होंने जो ग्रंथ को एडिट किया है, संपादित किया है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ इन्होंने अकेले नहीं लिखा है, बल्कि बहुत सारे कवियों ने मिलकर के लिखा है। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या दूसरा सप्तक, तीसरा तार सप्तक या तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये पुष्करिणी, रूपांबरा। ये जो तार सप्तक जो आप देख रहे हैं, ये इनकी अकेली रचना नहीं है, ये संपादित ग्रंथ है। मतलब इसमें बहुत सारे कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर तार सप्तक के बारे में चर्चा है तब। हाँ, और उसके बाद पुष्करिणी, रूपांबरा, ये सब इनके नाटक हैं, नहीं संपादित ग्रंथ हैं। अज्ञेय ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की, अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखी हैं, अपनी मूल रचनाएं लिखी हैं, इनकी अपनी रचनाएं हैं। और इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया, ट्रांसलेट भी किया। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। ये विजिटिंग प्रोफेसर कभी कभी जाते थे प्रोफेसरी करने के लिए, पढ़ाने के लिए। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, श्रुगा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमा पुरस्कार है वो मिला था इनको। अनेक स्वर्णमाल, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल मिला था युगोस्लाविया का, श्रुगा। इसके अलावा भी अनेक पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक इसलिए क्योंकि इनका देहांत 1987 ईस्वी में हुआ है, इसलिए ये आधुनिक हिंदी साहित्य के ही लेखक थे और एक बहुत अच्छी, बहुत ही प्रमुख प्रतिभा थे। बहुत योगदान दिया, इतनी सारी किताबें, और इसमें तो कम लिखी हैं, और भी बहुत सारी किताबें होंगी इनकी। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। जब हिंदी साहित्य में जो परंपरागत छंदबद्ध शैली, मतलब परंपरागत जो छंद लिखने का स्टाइल था, जो कविताएं लिखने का स्टाइल था, जो आदर्शवाद थी, जो भावुकता की सीमाएं थी, वो जब बोरिंग होने लगी, स्पष्ट होने लगी, तब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। उन्होंने कविता को व्यक्तिगत अनुभूति, फीलिंग्स, उसके बाद नवीन बिंब, व्यक्तिगत भाषा, मतलब नए नए बिंब, नए नए चित्र, और अपनी खुद की आत्मा की भाषा और बौद्धिक संवेदना से आधुनिक साहित्य को जोड़ दिया। और ये बताया कि नए नए प्रयोग करके, प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है, मतलब एक रिफ्रेशमेंट लाया जा सकता है नया प्रयोग करके। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया? 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया। ठीक है, 7 कवियों का इन्होंने चयन किया और एक तार सप्तक, एक ग्रंथ बनाया। तो ये जो आप देख रहे हैं
तार सप्तक, ये पहला तार सप्तक है, ये दूसरा तार सप्तक, ये तीसरा तार सप्तक, ये चौथा तार सप्तक। जो पहला तार सप्तक था वो 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1968 में। इसी प्रकार से 7 कवियों का चयन करके, अलग अलग कवियों का चयन करके इन्होंने तार सप्तक पेश किया। और प्रयोग, ये क्या है? यही तो प्रयोग धर्मिता है, यही तो नया नया प्रयोग करना है। और क्यों प्रयोग करना है? ताकि नवीनता की खोज हो सके, काव्य में स्वतंत्र सोच आ सके, भाषा, शिल्प और विषय वस्तु में परंपराएं जो हैं उनको तोड़ करके बासीपन से मुक्त हुआ जा सके, एक रिफ्रेशमेंट लाया जा सके। तो इसलिए इन्होंने तार सप्तक जो था, तार सप्तक का प्रयोग किया। जो पहला तार सप्तक आप देख रहे हैं, ये जो है पहला तार सप्तक, इसमें कौन कौन से कवि थे? अज्ञेय थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, ये थे प्रथम तार सप्तक के कवि। दूसरा तार सप्तक जो 1951 में आया, उसके जो कवि थे धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नरेंद्र मोहन, रघुवीर सहाय, मणिकांत, ये दूसरे तार सप्तक के कवि थे। तीसरा तार सप्तक जो 1968 में आया, उसमें कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार, आलोक धनवा, विष्णु खड़े, जगदीश गुप्त, जयशंकर प्रसाद शास्त्री, कुछ स्रोतों में के अनुसार ये तीसरे तार सप्तक के ये सारे कवि थे। तो ये जो अलग अलग कवियों ने मिलकर के जो ग्रंथ रचा, जो ग्रंथ लिखा, इससे क्या आया? इससे वासीपन से मुक्त हुआ जा सका। तो यही हुआ ना एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना। इतने दिन सारे कवि अपनी अपनी कविताएं लिखते थे, अपनी किताबें लिखते थे। इन्होंने प्रयोग कर दिया कि एक किताब जिसमें 7 कवियों की रचनाएं होंगी, इससे ज़्यादा वो रुचिकर हो गई, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। ठीक है, अलग अलग भाव से लोगों को परिचित होने का मौका मिला, अलग अलग प्रकार की भावनाएं, अलग अलग कवि तो अलग अलग रचनाएं, अलग अलग रचनाएं तो अलग अलग प्रकार की भावनाएं, अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं, ये सारी चीज़ें लोगों को देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई कि नहीं? ये बासीपन से मुक्त होना हुआ कि नहीं? इसलिए ये प्रयोगवाद के कवि थे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी कविता में उन्होंने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। और ये जो इन्होंने प्रयोग किया तार सप्तक में, उस तार सप्तक में क्या देखने को मिलता है? उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। वो जो प्रयोग इन्होंने किया है उनमें क्या वस्तु मतलब उस किताब की या कविताओं की या रचनाओं की जो विषय वस्तु है, जो जिस सब्जेक्ट पर रचनाएं लिखी जाती हैं, वो धरातल पर प्रयोगों के आधार पर लिखी गई। वो नवाचरों की बहुलता है, नवाचरण, नए नए आचरण के हिसाब से कविताएं लिखी गई। तो उन कविताओं में वस्तु मतलब जो सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, वो भाव, जो भावनाएं और अनुभूतियां हैं, जैसे करुणा, भय, दुख और चेतावनी, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं, आनंद की भावनाएं, खुशी की भावनाएं, दुख की भावनाएं, अनुभूतियाँ, ये जो भावनाएं हैं वो उन रचनाओं में थी, उन तार सप्तकों में, उन प्रयोग में थी। उसके बाद भाषा मतलब शब्दों की शैली में अलग स्टाइल की शैली थी। स्टाइल मतलब शैली होता है, अलग प्रकार का स्टाइल था, अलग प्रकार की शब्दों की शैली थी। ठीक है। उसके बाद है शिल्प मतलब कविता की जो कलात्मक बनावट होती है, जिनमें कविताओं में जैसे प्रतीक का उपयोग किया जाता है, एग्जाम्पल लेकर के, जैसे इसी कविता में, हिरोशिमा कविता में, जैसे परमाणु बम को सूर्य का प्रतीक मान करके, सूर्य का बिंब मान करके वो चित्रित किया गया है, सूर्य के समान दिखा करके। तो यही हुआ बिंब या प्रतीक का प्रयोग करना अपनी कविताओं में, तो इसी को कहा जाता है शिल्प। तो कविताओं में जो कलात्मक बनावटें जो प्रयोग की जाती हैं, जैसे प्रतीक का उपयोग, बिंब का उपयोग, लय का उपयोग और छंद का उपयोग जो किया जाता है कविताओं में, उसी को शिल्प कहा जाता है, कलात्मक बनावट। तो इनकी कविताओं में, इनके प्रयोगों में ये सारी चीज़ें जो थी वो धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों के आधार पर थी, उनमें इन सब चीज़ों की बहुलता दिखाई पड़ती है।
आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका। अभी जो सभ्यता चल रही है, अभी का इंसान जो है वो, उसकी जो सभ्यता है, जो उसका जो जीवन जीने का तरीका है, उसका जो सिस्टम है, उसकी दुर्दांत मानवीय विभीषिका। दुर्दांत मतलब अत्यंत भयंकर, अत्यंत असहनीय, एकदम क्रूरता से भरा हुआ। और मानवीय विभीषिका मतलब इंसानों द्वारा इंसानों पर किया गया ऐसा अत्याचार जो भय और विनाश का प्रतीक बन जाए। जैसे हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, ये क्या है? भय और विनाश का प्रतीक बन चुका है ये हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो ये जो दुर्दांत मानवीय विभीषिका जो हुई आधुनिक सभ्यता के द्वारा, उसी का चित्रण करने वाली यह कविता, उसी को चित्रित करने वाली, उसी को दिखाने वाली, सुनाने वाली नहीं, दिखाने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आंखों के सामने में सब कुछ चल रहा है। तो उसी का, उस घटना का, उस विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। ये एकदम अनिवार्य चेतावनी है। और प्रासंगिक मतलब जो आज के समय से जुड़ा हुआ है, वर्तमान संदर्भ में उपयोगी चेतावनी जो है। और क्यों चेतावनी है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको शुरू में ही ये सब चीज़ें बता दी, क्यों आज के डेट में ये कविता हमें चेतावनी दे रही है। ठीक है, तो ये एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी है, आज के युग की चेतावनी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है। अतीत में जो भीषणतम, सबसे भीषण जो मानवीय दुर्घटना हुई, इससे भीषण दुर्घटना नहीं हो सकती। इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई, उसका ही केवल साक्षी नहीं है, सबूत नहीं है, साक्षी गवाह नहीं है ये कविता, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में, जो आणविक आयुध है, जो परमाणु हथियार की होड़ में ये जो दुनिया फंसी हुई है, जो मेरे पास परमाणु हथियार आ जाए, मेरे पास भी परमाणु शक्ति आ जाए, मैं भी परमाणु शक्ति बन जाऊं, तो अलग अलग परमाणु हथियार बनाने की जो ये होड़ जो लगी है इस दुनिया में, तो परमाणु आणविक मतलब परमाणु आयुध मतलब हथियार, परमाणु हथियार की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति, आज की जो विश्व की जो राजनीति फंसी हुई है इस होड़ में, उससे उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। और उससे जो संकट उपजेगी, उससे जो संकट उपजती है, उसके डर से भी, उसकी आशंका से भी, उसकी चिंता से भी ये कविता जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ पर संकलित है, लिया गया है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूरज की किरण सदियों से जापान में सबसे पहले पड़ती है। जापान सबसे पहले सूरज का स्वागत करता है। कितना अच्छा होता है, सुबह सुबह जब सूरज उगता है, सूरज की पहली लाली जैसे ही आसमान में दिखाई पड़ती है, वैसे ही चिड़िया सुगबुगाने लगती है, चहचहाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, महकने लगते हैं, पूरा धरती वातावरण जो है वो एकदम खुशी से झूम जाता है जैसे ही सूरज निकलता है। और ये सूरज सबसे पहले जापान में निकलता है। और जापान इस दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जो सबसे पहले खुश होता है। वहाँ की चिड़िया सबसे पहले जगती है, वहाँ की चिड़िया सबसे पहले चहचहाती है, कोयल कूकती है, और भी अलग अलग पक्षियाँ, पशु, बच्चे सब लोग उठते हैं। उसके बाद सूरज निकलता है, दिन चलता है और सब लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, अपने अपने दोस्तों के साथ जा कर के मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, महिलाएं खाना बनाती हैं, नृत्य करती हैं, ऑफिस जाती हैं, एकदम सब चल रहा है। कोई सड़क पर गाड़ी चला रहा है, कोई बगीचे में एकदम गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ दे करके बैठा हुआ है, प्यार भरी बातें कर रहा है कि हाँ ठीक है हम लोग ऐसे शादी करेंगे, ये करेंगे, तो ये बातें कर रहा है। कोई अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के हॉस्पिटल में गया हुआ है, दिन एकदम चल रहा है। लेकिन अचानक से एक दिन सहसा सूरज निकला। एक दिन अचानक से सूरज निकलता है और वो जिस सूरज का जापान सदियों से जिस सूरज का वो वेलकम कर रहा था, स्वागत कर रहा था, जिनकी किरणों को
जिनकी किरणें जिस जापान को सबसे पहले उजाला कर रही थीं, वो सूरज नहीं निकला। एक दिन अचानक से सूरज निकला। वो सूरज तो अपने समय से निकलता था, जैसे निकलता था वो धीरे धीरे धीरे, पहले लालिमा एकदम आसमान में हल्की लाली छाई, उसके बाद उस हल्की लाली के बाद वो धीरे 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 बाहर निकला, दिखा, फिर वो सफ़ेद हुआ, फिर वो दोपहर हुई, सूरज सर पे आया, फिर शाम हुआ। परछाई जो थी वो सबसे पहले परछाई इंसान की सुबह सुबह लंबी हुई, वहाँ के लोगों की, हम लोगों की भी परछाई सुबह में लंबी हुई, फिर धीरे धीरे कम हुई, दोपहर में पूरी तरीके से परछाई मिट जाती है, और फिर धीरे धीरे परछाई लंबी होती है, और फिर परछाई ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से सूरज निकलता है और दिन ढलता है। हमारी परछाई भी इस तरीके से बढ़ती है, कम होती है, और फिर बढ़ती है और ख़त्म हो जाती है। सूरज अचानक से नहीं निकलता, लेकिन एक दिन सहसा सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। एक दिन सूरज निकला, लेकिन क्षितिज से नहीं, क्षितिज पर नहीं निकला। जो क्षितिज होता है, जो जहाँ से सूरज निकलता है, जो दूरी से आप देख रहे हैं कि वहाँ से सूरज निकल रहा है, उसे ही क्षितिज कहा जाता है। आसमान से, वहाँ से सूरज नहीं निकला। तो सूरज कहाँ से निकला? अरे भाई, ये वो सूरज नहीं है जिसका स्वागत जापान करता था, जो सूरज जापान में उजाला लाता था, जो सूरज जापान में फूल खिलाता था, जो सूरज जापान को गर्मी देता था, जिस सूरज की किरणें पाकर के जापान की पशु पक्षी इंसान सब चहकने लगते थे, अपने काम पर जाने लगते थे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते थे। वो सूरज नहीं निकला है। अचानक से कोई सूरज निकल गया, एक नया सूरज निकल गया, और वो सूरज क्षितिज पर नहीं निकला, आसमान पर नहीं निकला है। वो सूरज तो नीचे आया है, आसमान से ऐसा लग रहा है कि आसमान से गिर गया है। और वो सूरज कहाँ पर निकला? नगर के चौक पर निकल गया है वो सूरज। धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। धूप बरसी है, लेकिन अंतरिक्ष से धूप नहीं बरसी। ऐसा लगा कि धूप मिट्टी फाड़ करके निकल गई, धूप जमीन से निकल गई है, जमीन ने आग उगलना शुरू कर दिया। और ये सूरज, वो जिस सूरज को देख करके चिड़िया चहचहाने लगती है, वो सूरज नहीं निकला। ये सूरज निकला जिसने जापान के हिरोशिमा को जलाकर राख कर दिया। ये कहते हैं कि छायाएं मानवजन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। छायाएं मानवजन की दिशाहीन, हर दिशा में फैली हुई थी। जब ओरिजिनल सूरज निकलता है, अंतरिक्ष पर का जब सूरज निकलता है, तो इंसान की छाया दिशाहीन नहीं होती, वो एक दिशा में रहती है। सभी की छाया एक दिशा में रहती है। अगर सूरज पश्चिम से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो छायाएं पश्चिम की तरफ रहती हैं। तो सूरज पूरब से निकलता है तो छायाएं पश्चिम की तरफ रहती हैं, और जब सूरज पश्चिम की तरफ चला जाता है तो छायाएं पूरब की तरफ होती हैं। तो छायाएं एक दिशा में होती हैं, दिशाहीन छाया नहीं होती कि किसी की छाया इधर है, किसी की छाया इधर है, किसी की छाया इधर है, नहीं। छायाएं, लेकिन यहाँ जो सूरज निकला है, ये सूरज जो निकला है, परमाणु बम रूपी सूरज जो निकला है, छायाएं मानवजन की दिशाहीन, इंसान की छायाएं हर एक दिशा में फैली हुई हैं, सब ओर पड़ी, हर तरफ वो छायाएं पड़ी हुई हैं। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, वह बरसा, वो सूरज बरस गया, वो उगा नहीं था, वो बरसा था सहसा अचानक से बीचों बीच नगर के। वो नगर के बीच में बरस गया था, जैसे पानी बरसता है, जैसे सूरज की किरण बरसती थी, यहाँ पर तो सूरज खुद ही बरस गया है बीचों बीच नगर के। और किस प्रकार बरसा है, किस प्रकार का घातक है वो सूर्य,
कितनी विभीषिका उस सूर्य ने उत्पन्न की, कितनी तबाही मचाई उस सूरज ने। तो ऐसा लग रहा है कि काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। ऐसा लग रहा है कि स्वयं काल, काल जो होता है, जो सब कुछ खत्म कर देने वाला होता है, वो ऐसा लग रहा है कि ये जो काल सूर्य रूपी काल जो है, वो परमाणु बम रूपी जो सूर्य है, जो काल बन के आया है, वो रथ पर चढ़ करके आया है। और ऐसा लग रहा है कि उस काल रूपी सूर्य का जो रथ का पहिया है, वो एकदम सुदर्शन चक्र की तरह चारों दिशाओं में फैल गया है और सबको ऐसे 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 उसने काट दिया है। ऐसा लग रहा है कि काल सूर्य का रथ का पहिया दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं, चार दिशा, चारों कोण, ऊपर नीचे, हर तरफ। 10 दिशा कौन कौन सी होती है? चारों दिशा हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और चारों कोण हो गया, तो 8 दिशा हुआ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ये जो दसों दिशाएं हैं, इस दसों दिशाओं में ऐसा लग रहा है कि ये काल रूपी सूर्य का रथ का पहिया जैसे टूट करके बिखर गया हो और इसने सब कुछ तबाह कर दिया, खत्म कर दिया हो दसों दिशाओं में। इसलिए वो जो छायाएं हैं मानव की, वो एक तरफ नहीं गई हैं, ये दसों दिशाओं में फैली हुई हैं ये छायाएं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त। और ये उदय और अस्त जो हुआ, सूरज तो सुबह में निकलता है तो एकदम 12 घंटे के बाद अस्त होता है, लेकिन ये सूरज जो निकला, परमाणु बम रूपी ये जो सूरज निकला है, ये कुछ क्षण का, कुछ पल का, 1-2 सेकंड के लिए उदय हुआ और फिर सब कुछ सोख करके अस्त हो गया। ये सूरज निकला कुछ पल के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वो सूरज निकला और सब कुछ सोख लिया उस सूरज ने, सबको अपने अंधेरे में जकड़ लिया और विलुप्त हो गया। सब कुछ सोख करके, सब कुछ जला करके राख कर दिया और निकल लिया। तो कुछ क्षण का वह उदय अस्त, ये जो सूरज निकला था, ये सूरज कुछ पल के लिए निकला था, कुछ क्षण का ही उदय हुआ और फिर अस्त हो गया सब कुछ को लेकर के। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। केवल एक प्रज्वलित क्षण, मतलब 1 सेकंड के लिए नहीं होता है कि आप अपने हाथ में टॉर्च ले लीजिएगा और टॉर्च लेने के बाद ऐसे टॉर्च को ऐसे स्विच को दबाइएगा, बंद कर दीजिएगा। इतने सेकंड के लिए, इस क्षण के लिए ये जो ऐसे बम गिरा, पूरा एकदम उजाला हो गया, पूरा एकदम प्रज्वलित क्षण हो गया। वो पल जो था वो एकदम प्रज्वलित हो गया, एकदम उजाला। और इतना उजाला, इतना उजाला, इतनी प्रज्वलन, इतना चमकीला उदय कि उसमें कुछ न दिखाई दे, आंखें चौंधिया जाए। ऐसी प्रज्वलित क्षण की वो जो दोपहरी थी, वो कैसी दोपहरी थी। और वो सुबह नहीं हुआ, शाम नहीं हुआ, एक ही बार दोपहर हो गया। और वो जो दोपहरी थी, वो कैसी दोपहरी थी? दृश्य सोख लेने वाली। उस दोपहरी ने सारा दृश्य, सारा नज़ारा सोख लिया। सोख लिया मतलब वो जो 1 सेकंड के लिए वो जो उदय हुआ और वो जो क्षण, एक पल के लिए वो जो प्रज्वलन हुआ, जो उजाला हुआ, उस उजाले ने, वो जो फिर उजाला जब खत्म हुआ, वो जो 1 सेकंड के बाद वो जो अस्त हो गया वो सूर्य, उस सूर्य ने दृश्य को सोख लिया। वहाँ के जो भी नज़ारे थे, चहल पहल, लोग आ जा रहे थे, वो सब कुछ सोख कर चला गया, खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं बचा वहाँ पर। फिर यहाँ पर जो फिर है, ये कुछ पल के लिए सन्नाटा हो गया है। सन्नाटा फिर मतलब क्या कुछ बचा हुआ है अभी, या फिर सब कुछ खत्म? फिर क्या हुआ? ये सूरज तो उगा, लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या? किस प्रकार सूरज उगा है, यहाँ तक इसका वर्णन था। अब ये सूरज उगा तो फिर हुआ क्या, कैसे लोग मारे गए? यहाँ पे लिखा हुआ है, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर। इंसान की छायाएं लंबी हो करके नहीं मिटी। बाकी दिन क्या होता था? सूरज निकलता था, सुबह सुबह छाया देखिएगा, परछाई लंबी होती है, फिर दोपहर में परछाई खत्म हो जाती है, जीरो, एकदम बिल्कुल परछाई नहीं रहती, हल्की रहती है।
उसके बाद फिर शाम होते होते परछाई फिर लंबी होती जाती है और परछाई खत्म हो जाती है। यहाँ पर परछाई लंबी हो करके नहीं खत्म हुई है, यहाँ पर मानव ही खत्म हो गया। परछाई तो है, इंसान नहीं है। बाकी दिन क्या होता था, इंसान रहता था, परछाई खत्म हो जाती थी। और आज जो परमाणु बम गिरा है वहाँ पर हिरोशिमा में, तो वहाँ पर क्या हुआ है, छायाएं मानव जन की, इंसानों की छायाएं, परछाई नहीं मिटी लंबी हो होकर, वो लंबी हो होकर के नहीं मिटी। मानव ही सब भाप हो गए, मानव ही भाप बन गया, मानव ही भाप बन के उड़ गया आसमान में। परछाई जो छायाएं हैं वो तो अभी भी हैं, और वो अभी भी हैं और वो लिखी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई भी सभ्यता, कुछ भी जब नष्ट होता है तो अपना एक अभिलेख छोड़ जाता है, अपनी एक निशानी छोड़ जाती है। तो वो जो वहाँ का इंसान, जो हिरोशिमा के लोग जो मारे गए, मारे नहीं गए, मरे नहीं, वो भाप बन गए। इतनी ज़्यादा ज्वाला, इतनी ज़्यादा आग वहाँ पर उगली थी उस परमाणु बम ने, उस सूर्य ने, कि वहाँ के लोग ही भाप हो गए, सोच लीजिए। और परछाई तो अभी भी है, परछाई नहीं मिटी आम दिनों की तरह, परछाई है। इंसान चले गए, इंसान खत्म हो गए, परछाइयाँ जो हैं, छायाएं जो हैं, वो अभी भी लिखी हुई हैं। और कहाँ पर लिखी हुई हैं, और वो जो परछाई है इंसानों की, वो आज भी देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, झुलसे हुए पत्थरों पर, झुलसे हुए पत्थरों पर आपको इंसान की परछाई दिखेगी, उजरी हुई सड़कों की गज पर। और सड़कों, जो सड़कें उजरी हुई हैं, उस पर भी आपको, उसके गड्ढों में भी आपको परछाई दिखेगी। और किसकी परछाई दिखेगी, वहाँ पर आपको उस घटना में, उस विभीषिका में मारे गए, भाप बन गए लोगों की परछाई दिखेगी। और उस परछाई में आपको उस इंसानियत की भी, उस सभ्यता की भी परछाई दिखेगी जो इंसान का दुश्मन बना हुआ है। दोनों की परछाई आपको वहाँ पर दिखेगी। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। इंसान कोई भी आविष्कार करता है, आज तक, आज की सभ्यता से, आज के इंसानों से पहले इंसानों ने जो भी आविष्कार किए वो इंसानों की भलाई के लिए किए। कोई भी मशीनें बनाई, कुछ भी बनाई, तो वो इसलिए बनाई ताकि वो इंसान की भलाई कर सके, इंसान के जीवन को और सरल बना सके और आसान बना सके। लेकिन ये जो सूरज बनाया गया इंसानों के द्वारा, जो परमाणु बम रूपी जो सूरज है, ये जो सूरज बनाया गया इंसानों के द्वारा, इस सूरज ने इंसानों को ही भाप बना दिया और भाप बनाकर सोख लिया। सिर्फ इंसानों को भाप बना करके नहीं सोखा है, इसने इंसानियत को भाप बना करके सोख लिया है। और पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, और ये जो छाया है जो पत्थरों पर दिखेगी आपको, जो उजरी हुई सड़कों पर दिखेंगी आपको, जले हुए महलों पर दिखेंगी, घरों पर दिखेंगी जो परछाई, ये जो जली हुई छाया है, ये मानव की साखी है, ये मानव का सबूत है, ये मानव का सबूत है कि मानव कितना बड़ा अत्याचारी हो सकता है, कितना घातक हो सकता है इंसान। ये इस बात का सबूत है। मानवता को किस प्रकार से कलंकित किया गया, ये इस बात का सबूत है। इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है, ये इस बात का सबूत है। और आगे आने वाले दिनों में इससे बड़ी विभीषिका भी हो सकती है, ये इस बात का भी सबूत है। यहाँ पर सिर्फ ये जो कविता है, ये सिर्फ हिरोशिमा पर हुए विभीषिका को दिखाने के लिए नहीं है। ये विश्व में जो तनाव चलते रहते हैं और इतने बड़े बड़े हथियार जो बनाए गए हैं, उन हथियारों के द्वारा और जो विभीषिका उत्पन्न हो सकती है, जो भयंकर मंजर उत्पन्न हो सकता है, उसके बारे में भी, उसकी साखी भी ये कविता है। और सिर्फ ये कविता नहीं, उस झुलसे हुए पत्थरों पर और उजरी हुई सड़कों की गज पर जो जली हुई छाया है, वो भी इस बात की साखी है। वो भी मानव की साखी है, वो मानवता की साखी है, दानवता की भी साखी है, मानव के दानवता की भी साखी है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। देखिए, यहाँ पर कविता के आसपास जो है, जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए
मैंने देखा था किसी स्टूडेंट ने ऐसे मुझे बोला था कि ज्ञान के लिए हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी क्यों पढ़ेंगे। तो हिंदी के चैप्टर को ट्यूटोरियल प्लैनेट पर जैसे पढ़ाया जाता है वो ज्ञान बढ़ाने के लिए ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर, जैसे कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर किसके बारे में है, हिरोशिमा, ये कविता है। मेरा काम क्या था, सिर्फ मैं इस कविता का अर्थ बता देता, चैप्टर के इनके राइटर के बारे में जो लिखा हुआ है सिर्फ मैं वही बताता, इसके आगे नहीं बताता। मैं नहीं बताता कि द्वितीय विश्व युद्ध में पक्ष ग्रुप में और विपक्ष ग्रुप में कौन कौन थे। मैं नहीं बताता कि तटस्थ देशों में कौन कौन से देश थे। मैं नहीं बताता कि भारत की स्थिति क्या थी उस वक्त, ये सब मैं नहीं बताता। मैं नहीं बताता कि जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है, और इस कविता के माध्यम से उस वो जो सूरज का, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, वो मैं कंपेयर यहाँ पर नहीं करता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं बताता। इन सब चीज़, ये सब क्या है, ये हिंदी का चीज़ नहीं है, ये हिस्ट्री का चीज़ है। ठीक है, तो ये इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। आप जब आगे पढ़ाई करेंगे तब ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई हैं, ट्यूटोरियल प्लैनेट पर आपको जिस प्रकार का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो सिर्फ हम हिंदी के बारे में नहीं पढ़ाते, हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, हाई लेवल की पढ़ाते हैं, ताकि आपको सिर्फ 10th में काम न दे। मैं 7th से 12th तक की हिंदी और इंग्लिश आपको इस चैनल पर मिलेगी, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। सिर्फ इस क्लास को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाया जाता है। ठीक है, हम बनाते हैं ताकि इंटर के बाद, 11th 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएं, उसके बाद मास्टर्स करें या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो ये जो अभी जो आपकी जो आधारभूत ज्ञान है आपका, जो मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, आपको और गहन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो हल्का फुल्का ज्ञान मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये बहुत मदद करेगा। आपको याद नहीं करना है, बस सुनना है, कान में डालना है बस। ठीक है, याद क्या करना है आपको, पढ़ना क्या है, एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, पढ़ना क्या है आपको, पढ़ना प्रश्न उत्तर है, कविता का अर्थ ही है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ उसको सुनना है। ये नहीं कि ऐसे भगा भगा के उसको भगा देना है। ठीक है, हाँ, सुनने में क्या जाता है, आधा 1 घंटा का वीडियो बनता है तो कोई बात नहीं, एक चैप्टर पर आप 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। तो इस 1 घंटे में मैं जो भी बकवास कर रहा हूँ वो सुन लीजिए, और बकवास मैं करूँगा तो कुछ ज्ञान की बातें ही करूँगा, अज्ञान वाली बातें नहीं करूँगा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे प्रश्न उत्तर है, आपने कविता अच्छे से सुना, तो प्रश्न उत्तर का उत्तर भी आप खुद दे सकते हैं। ये बोल रहा है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वो कैसे निकलता है। तो प्रथम अनुच्छेद, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, इसमें किस सूरज की बात हो रही है, इसमें अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम रूपी सूरज की बात हो रही है। और ये सूरज कैसे निकलता है, ये सूरज अचानक निकलता है, और ये सूरज अचानक अंतरिक्ष से नहीं निकलता, ये सूरज अचानक से क्षितिज से नहीं निकलता, ये सूरज नगर के चौक पर निकलता है। ये सूरज धूप बरसाती है, लेकिन ये सूरज अंतरिक्ष से धूप नहीं बरसाती, फटी मिट्टी से धूप बरसाती है। ऐसा लगता है कि मिट्टी में धरती पर ज्वालामुखी फट गया है। धरती पर जो ये बम गिरा तो धरती पर ऐसा लगा कि ज्वालामुखी फट गया है। इतनी गर्मी फैली कि वो आसमान से निकलने वाले धूप की गर्मी तो नहीं हो सकती, ये तो ऐसा लगा कि ज़मीन के अंदर से ज्वाला निकल रही है और सबको जला रही है। इस प्रकार से आप विस्तार पूर्वक भी उत्तर लिख सकते हैं, संक्षेप में उत्तर लिख सकते हैं। जितने नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा तो छोटा लिख दीजिए, बड़े नंबर का पूछेगा तो थोड़ा और विस्तार करके लिख दीजिए। और मैंने बहुत ही विस्तार से आपको एक्सप्लेन किया है। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हैं, क्योंकि सूरज अंतरिक्ष से नहीं निकलता। जब सूरज अंतरिक्ष से निकलता है तो छायाएं एक दिशा में बनती है लोगों की। जब सूरज पूरब से निकलता है तो छाया पश्चिम की तरफ बनती है। जब सूरज पश्चिम से निकलता है तो छायाएं पूरब की तरफ मतलब जब सूरज पश्चिम में जाता है तो छायाएं पूरब की तरफ बनती है। लेकिन यहाँ पर सूरज तो बीचों बीच नगर के निकल गया, और ऐसा लगा कि उस काल रूपी सूर्य का पहिया जो है वो टूटकर 10 दिशाओं में बिखर गया हो। तो जब सूरज का पहिया 10 दिशाओं में बिखर गया हो तो इसलिए छायाएं भी 10 दिशाओं में बन रही थी लोगों की, एक दिशा में नहीं बन रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न उत्तर खुद से प्रयास कीजिए, और प्रयास कीजिएगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप ट्यूटोरियल प्लैनेट टेलीग्राम पर चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पर आप खुद से लिखिएगा उत्तर और वहाँ पर आप डालिएगा उस ग्रुप में। ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है उसमें, 300 साढ़े 300 बच्चे हैं। अभी तो गर्मी छुट्टी चल रही है तो कौन पढ़ेगा, अभी ध्यान देगा। लेकिन जब ये वीडियोस मेरे जाएंगे स्टूडेंट्स के पास, जब बच्चे आएंगे सर्च करेंगे पढ़ेंगे,
तो देखिए मैंने 1 महीना पहले जो है वो मैंने वीडियो बनाना लगभग बंद छोड़ दिया था। बहुत दिनों तक मैंने नहीं बनाया वीडियो, 6 महीना तक एक भी वीडियो नहीं अपलोड किया था। इसकी वजह से मेरे चैनल का रीच बहुत ख़त्म हो गया, चला गया। अभी फिर से इस चैनल का रीच बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जब ये वीडियो मेरे पहुँचेगा आप लोगों के पास, तब हो सकता है टेलीग्राम पर मैं लिंक भी दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जुड़ेंगे बच्चे। आप उत्तर लिखिए, मुझे भेजिए कि सर अब मैंने अपने मन से लिखा है। उस पर ज़्यादा नंबर देता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। विद्यार्थी क्या करता है, रट्टूमल सब रट लेगा। कोई टीचर बोल दिया वो रट लिया, नोट में लिखा हुआ है। और आजकल का जो काफ़ी टीचर हैं जो नोट का भी प्रश्न उत्तर आपको लिखा देंगे, याद करवा देंगे। तो जो नोट वाला उत्तर है वो पूरा बिहार का विद्यार्थी लिख रहा है एग्ज़ाम में। अब चेक करने वाला जो है कॉपी जब चेक करता है, जो टीचर चेक करते हैं वो देखते हैं अच्छा इसका भी यही उत्तर, 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 सबका एक ही जैसा उत्तर। तो वो सबको एक ही जैसा नंबर डाल देते हैं। अरे सब तो रट्टूमल है विद्यार्थी, चलो सबको 5 नंबर है तो चलो 3-3 नंबर सबको डाल दो, ठीक है। उसी में से अगर किसी का उत्तर थोड़ा अलग निकल गया, उसने अपने मन से लिख दिया, उसका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है टीचर का। अरे ये सेम उत्तर नहीं लग रहा है, इसने अपने मन से लिखा, अच्छा इसने क्या लिख दिया। तो जब वो पढ़ते हैं कि अच्छा इसने ये लिखा, अरे वाह ये तो थोड़ा अपने मन से लिखा है। जब उसको थोड़ा अलग प्रकार का उत्तर लगता है, दिखता है चेक करने वाले शिक्षक को, तब वो उसको अच्छा मार्क्स देते हैं। समझ रहे हैं। तो हमेशा रट करके नोट से देख करके उत्तर नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, गेस पेपर से देख करके आपको उत्तर नहीं लिखना है, आपको अपने मन से उत्तर लिखना है। ये जो चालाक बनिएगा कि सर हम तो याद कर लेते हैं, उसमें 1-2 शब्द हेर फेर कर देते हैं, तो वो चेक करने वाला बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ है कि आप 1-2 शब्द हेर फेर कर देंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि ये रट के लिखा है कि अपने मन से अपने शब्दों में लिखा है, ये पता चल जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो था अभी काव्य खंड का क्लास 10th का मैं बना रहा हूँ वीडियो। अब देखिए काव्य खंड का बहुत सारा बन गया है, अभी थोड़ा ही बाकी है। ये 7वां चैप्टर आज बन चुका है। 1 से 7 पार्ट तक मैंने कंटिन्यूसली 7 दिन में बनाया है। अभी आपको कितना चैप्टर बाकी है, ये 5 चैप्टर का और बाकी हुआ है, ये पढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद हम चलेंगे इस पर गद्य खंड पर। मैं साथ साथ 11th और 12th का भी हिंदी का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 7th से 12th तक इंग्लिश का तो मैंने बना दिया है, बस हिंदी का बनाना बाकी है। 11th-12th का काव्य खंड का मैंने बना दिया है। आप अब 10वीं में है, उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो आपको 12th तक हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।